ग़ज़वा हिंद के बारे अहादीस में आता है कि बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमान फतहयाब होंगे, जिस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंग हो चुकी है जब महमूद गजनवी ने अपनी एक्सट्रीम ताकत के जरिए सोमनाथ के मंदिर को फतह किया, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं हुई, अभी ये जंग होनी है। अब अगर ये जंग अभी होनी है तो मुझे आप बताएं कि आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिसमें सियासत खूनी इंतकाम के अरूज पर है, इंसाफ ना होने के बराबर है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बढ़ चुके हैं। ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, इसमें सूद की शरह 20% तक पहुंच चुकी है। उलमा गफलत की नींद सो चुके हैं, कोई बात करने वाला नहीं, जबकि पता है कि सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है, फिर भी सारा मुल्क का निजाम इसी सूद पर चल रहा है। मीडिया दिन रात लोगों की गलत ज़हन साजी में सरगर्म है। एलीट क्लास के पास इतना सब कुछ है कि इनकी आने वाली 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं। कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अपने फायदे के लिए कानून को मोल्ड कर रहे हैं। ये लोग ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे, इनके हालात देखकर यही लगता है कि इनके बस की बात नहीं। मेरे भाई, जंगें मिलकर लड़ी जाती हैं। आज पाकिस्तान में नजर दौड़ा कर देखे क्या नजर आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी नजर आएगी। नौजवान मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुका है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि थोड़ी देर बाद मुल्क की हालात कैसे हो जाए। हम पस्ती के उस दर्जे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से कोई वापसी नहीं। दानिश्वर लोग कहते हैं कि अगर इन हालात से निकलना है तो मुल्क में अमन पैदा किया जाए, जिसकी वाहिद सूरत इलेक्शन का टाइम पर होना है और एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना है जो कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को इकट्ठा रख सके। लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग, खानदानी और मरूसी सियासत के दावेदार लोग और नामालूम अफराद जिनको हम डिस्कस ही नहीं कर सकते, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एलीट क्लास अपनी पावर खो बैठेगी। एक ऐसे एलीट क्लास जिनके पास बेइंतहा का पैसा है, जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने में महल बनाकर रह सकते हैं, दुनिया के पावरफुल लोगों के सर्कल में रहते हैं, ऐसे शौक पालते हैं जिसकी ख्वाहिश एक आम आदमी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। हर शोबे की टॉप पोजीशन इन्हीं एलीट क्लास के लोगों के पास है। मुझे आप बताएं कि ऐसे लोग क्यों कर चाहेंगे कि पावर हमारे हाथ से निकलकर गरीब के पास चली जाए? कभी भी नहीं चाहते। इसलिए तो जब इनको लगता है कि हम इक्तदार से निकल जाएंगे तो ये हालात खराब करके हालात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। आप इलेक्शन की मिसाल ही ले लें। इस टाइम सारे एलीट क्लास को मैसेज पहुंच चुका है कि अगर इलेक्शन हो गए और कोई ऐसा बंदा इक्तदार में आ गया जो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है तो सारी गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस बात को दिमाग में रखते हुए एलीट क्लास जिनके पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान में महलात है, पाकिस्तान से बाहर महलात है, दुनिया की बड़ी ताकतों की पुष्ट पनाही में है, ये लोग इलेक्शंस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले ये लोग कानून को मोल्ड करते हैं ताकि कोई भी इन पर उंगली न खड़ी कर सके। इसके बाद ये मीडिया के जरिए लोगों की ऐसी ज़हन साजी करते हैं कि लोग गलत को सही कहना शुरू कर दें और सही को गलत। वैसे तो मीडिया बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं 2 अहम मेथड्स आपको समझा देता हूँ जो कि आजकल मीडिया हमारी ज़हन साजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहला सिलेक्टिव रिपोर्टिंग और दूसरा फ्रेमिंग। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग में मीडिया बस उन चुने हुए मामलात और इश्यूज को डिस्कस करता है जो कि एलीट क्लास की तरफ से उनको ऑर्डर मिलता है, जबकि बाकी बहुत से अहम मामलात और इश्यूज को साइड लाइन कर दिया जाता है ताकि लोग सिर्फ उन्हीं मामलात को देख और सोच सके जो कि एलीट उनको दिखाना चाहती है। मिसाल के तौर पर अगर दिन रात मीडिया ये दिखाता रहे कि फलां बंदा चोर है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये एक्सेप्ट कर जाते हैं कि हाँ, फलां बंदा चोर है। हालांकि डाटा शो करता है कि फलां बंदा तो ठीक है, उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मीडिया और इसमें काम करने वाले बिकाऊ कलमकार और एंकर्स लोगों की ज़हन साजी करने में और फलां बंदे को चोर साबित करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। दूसरा मेथड है फ्रेमिंग। इसमें मीडिया किसी भी बात को ऐसा रुख देता है, ऐसी स्टोरी बनाकर पेश करता है कि लोग उस बात को सच मान लेते हैं कि हाँ यार, मीडिया तो सच बोल रहा है। मिसाल के तौर पर आपको यासिर शामी और आयशा अकरम वाला केस याद होगा। मीडिया के मुताबिक आयशा अकरम के साथ ज्यादती हुई थी, जबकि बाद में पता चला कि वो लड़की गलत थी और सब कुछ प्री प्लान था। पाकिस्तान में मीडिया एलीट क्लास के लिए यही सब कुछ कर रहा है। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो इलेक्शंस को डिले करवाने में मीडिया एलीट क्लास के लिए बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऐसे हालात दिखा रहा है कि लोगों को लगे कि अभी इलेक्शंस का टाइम ही ठीक नहीं, सो इनकी बातों पर सोच समझ कर रिलाय करें। खैर, अगर कोई बंदा इस निजाम के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको भी रास्ते से हटाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो का केस हम सब के सामने है। जब उसने इस निजाम को एक्सपोज करना शुरू किया तो उसे ही रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि ये एलीट क्लास की बका की जंग थी जिसके लिए उन्होंने तब भी इक़दामात किए और आज भी अगर जो करना पड़े तो वो करेंगे। मजे की बात है कि इसमें भी मजीद कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी एलीट क्लास की सरगर्मियों के पीछे भी बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में इलेक्शंस हो और स्टेबिलिटी आए, जिसके पीछे मजीद बहुत बड़ी गेम है। लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में हुकूमत हासिल करने की जंग हो रही है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जोर लगा रही है कि हमको हुकूमत मिल जाए। नहीं, ये बात बहुत छोटी है, इसके पीछे गेम बड़े लेवल की है। दुश्मन दरअसल ये चाहता है कि मुसलमान बटा रहे, ये कभी इकट्ठे ना हो, क्योंकि अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो
फिर कोई भी इस्लाम को सारी दुनिया पर गलबा हासिल करने से रोक नहीं सकता और इसीलिए दुश्मन का सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान है। जरा गौर करें कि सबको पता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी जो कि सबको इकट्ठा करके रखेगी। सब मुसलमान इकट्ठे होंगे तो अपने पांव पर खुद खड़े हो जाएंगे, चाहे वो मुआशी लिहाज से हो या सियासी। लेकिन यही तो इस्लाम का दुश्मन नहीं चाहता। दुश्मन चाहता है कि मुसलमान मुतजलजल रहे, हर वक्त इन मुसलमानों के मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रहे, जिससे ये मुआशी तौर पर कमजोर होते जाएंगे। फिर ये मुसलमान हमारे सामने भीख मांगने आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी मदद करो। फिर हम अपनी शराइत के मुताबिक इन मुसलमानों को सूद और गुलामी में धकेलते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ यही कुछ तो हो रहा है और इसमें हमारी इलीट क्लास आलाकार बनी हुई है। अगर मौजूदा सूरत हाल को एनालाइज करें तो इलेक्शंस का टाइम पर ना होने का सबसे ज्यादा फायदा हमारे दुश्मन को होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन के लिए मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस यार मसले की जड़ बने हुए हैं। दानिश्वर कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराओ ताकि स्टेबल गवर्नमेंट आकर मामला संभाले, जबकि इलीट क्लास का एक टोला कहता है कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उस टोले को इलेक्शन से क्या नुकसान होगा, अहम बात यह है कि हम मुसलमान इलीट क्लास के जाती मुफादात की वजह से बिखर रहे हैं, जिसका फायदा उस दुश्मन को ज्यादा हो रहा है जो कि मुसलमानों से नफरत करता है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन को देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, क्या कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सके, क्योंकि आज तक कोई भी गवर्नमेंट अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। तो जवाब है कि बड़ी मुश्किल बात है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि इससे बहुत से ऐसे लोगों को नुकसान होगा जो कि पावर नहीं खोना चाहते, और अगर इलेक्शन हो भी गए तो पॉसिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो, यानी धांधली करके उसको जितवा दिया जाए जो कि एलीट क्लास और दुश्मन को फायदा दे, जैसा कि माजी में होता रहा है। इसका हल आसान है लेकिन ताकतवर लोग ये कभी नहीं होने देंगे। जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लॉन्च होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो जाती है, तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि टेस्ला, पेपाल, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहे हैं कि डेली बेसिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम का इतना ही मसला है तो मौजूदा टेक्नोलॉजी को दुनिया की लीडिंग कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ये बस बहाना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है तो धांधली कैसे होगी, ये एक टोले का बहुत बड़ा मसला है जो कभी भी ये नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हमेशा करप्ट लोग इक्तदार में आते रहेंगे और मुसलमानों को अंदर से खोखला करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पार्लिमानी निजाम को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद अदालतें, जिन पर अल्लाह की पकड़ सबसे सख्त होनी है, इनको मजबूत फैसले करने पड़ेंगे, वो भी बगैर डर के। जो भी करप्शन में पकड़ा जाए उससे इस्लाम के असूलों के मुताबिक निपटा जाए। कसम से हैरानी होती है ये करप्ट लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो महलात तैयार करते हैं, या जो ऐशो इशरत की चीजें अपने पास रखते हैं और गरीबों पर अपने जाती फायदे के लिए जुल्म करते हैं, क्या इनको डर नहीं लगता कि इन्होंने मरकर कब्र में भी जाना है? क्या इस पैसे से अल्लाह के अजाब से बच पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। अल्लाह जो आपका माल और औलाद एक झटके में आपसे छीन ले तो कौन है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? ऑब्वियसली किसी की जसारत नहीं। वो वाहिद है, ला शरीक है, उसकी पकड़ से डरो ना। ये औलाद तुम्हारे काम आनी है और ना ही ये ऐशो इशरत देने वाला पैसा, सो सुधर जाओ। हाँ, अलबत्ता अगर तुम लोग मुसलमान नहीं हो और मुसलमानों के लबादे में हम में शामिल हो चुके हो तो तैयार रहो, जैसा कि सूरत इब्राहिम में आया है कि और ये हरगिज न समझना कि जो कुछ ये जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो इन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहरहाल आप लोग दुश्मन के हिडन यानी छुपे हुए मकसद को पहचानें। जो चीजें हम मुसलमानों के लिए ठीक है उसको एक्सेप्ट करें। मजीद मैंने उस दुश्मन के बारे में वीडियो बनाई है जिसका जिक्र इस वीडियो में किया है, वो जाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में कौन लोग मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं और कौन लोग दुश्मन के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मेरा चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी जरूर देखें। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।